नहीं आया। आप तो प्रयास नहीं कर रहे हो। मान लिया वो कहता है, उल्टे हंस के कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली बॉम्बे नहीं रहेगा तो वहां का व्यवस्था ठप हो जाएगा। आप हमको बताइए कि जब लालू जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे तो क्या टाटा बिरला के लड़के थे? जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके बाबूजी टाटा बिरला थे। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, बुद्धि के पलायन का उदाहरण सुनिए। अभी बेगूसराय के जिले में एक वहां के बहुत बड़े व्यक्ति, उनके बेटी डीएम करके नियोनेटोलॉजिस्ट, मतलब जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं उसकी चिकित्सा का उन्होंने एक सेंटर बनाया है, NICU, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। बिहार में बहुत कम जगह पर है। उनके पति हैं, वो भी कार्डियोलॉजी में डीएम हैं। दोनों पति पत्नी वहां बेगूसराय में उन्होंने एक अस्पताल बनाकर काम शुरू किया। 2 करोड़ रुपया उस पर खर्च करके काम शुरू हुआ। वहां पर लोगों की रंगदारी, बदमाशी और पैसा वसूली के चक्कर में अभी 4 दिन पहले मैं मिला तो लोग बता रहे हैं कि भैया हम इसको बेचकर अब छोड़कर जा रहे हैं, कानपुर में, लखनऊ में नौकरी करेंगे। अगर नीतीश कुमार को बिहार की चिंता होती तो नीतीश कुमार ने मोदी जी से, भाजपा से क्या मांगा? अपने और अपने दल के नेताओं के लिए मंत्री पद मांगा, अपने लिए मांगा कि हम ही मुख्यमंत्री अगले 5 वर्ष और रहें। नीतीश कुमार ये भी तो कह सकते थे कि बिहार में भाई 35-40 चीनी मिल बंद है, इसको अगर चालू कराइएगा तो हम समर्थन आपको देंगे। बिल्कुल आपका चीनी मिल चालू हो जाता। लेकिन नीतीश कुमार को चीनी मिल चालू तो कराना नहीं है, फैक्ट्री तो लगाना नहीं है। अगर आज केंद्र की सरकार देश के उद्योगपतियों को बुलाकर कहे कि तुमको हर जिला में एक फैक्ट्री लगाना है, तो किस उद्योगपति का हिम्मत है कि यहाँ पर नहीं लगाएगा फैक्ट्री? पहले बाल्टी में अगर छेद है तो कितना भी पानी ऊपर से डालिएगा तो नीचे से बढ़ ही जाएगा। पहले बाल्टी ठीक होगा तब ना पानी उसमें ठहरेगा। तो यहाँ की तो पूरी व्यवस्था में छेद है। पैसा लूट, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा लूट होगा। यहाँ पर जो लड़का पहले वहां गांव में घूम रहा था, वो शराब का बोतल इधर से उधर कर रहा है, स्मैक पी रहा है और गन चला रहा है, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, मेरा मानना है कि उसमें शराबबंदी का एक बहुत बड़ा योगदान है। सर आप बोले थे कि और दूसरी वजह यह है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार का इस सरकार पर नियंत्रण जो है वो तो खत्म हो गया है। सर, अगर आपकी 25 में सरकार बनती है तो अभी कांग्रेस जो मुहिम छोड़ी है विशेष राज्य की दर्जा की, कांग्रेस की तरफ से 2-3 दिन में न्यूज चल रहा है, क्या आप विशेष राज्य की दर्जा केंद्र सरकार से फिर मांगेंगे? बिल्कुल नहीं मांगेंगे। ये समय खोटा करना है। कांग्रेस का यहाँ विषाद क्या है, कांग्रेस की औकात क्या है भैया? लोग बताते हैं कि बिहार में हम लोगों ने लालू जी का जंगल राज देखा है। तो जो लालू जी का राज था वो अपराधियों का जंगल राज था। अब गांव-गांव में लोग बता रहे हैं कि जो नीतीश का राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। अभी नीतीश जी के दम पर ही केंद्र की सरकार चल रही है, काहे नहीं विशेष राज्य का दर्जा ले लिए? तो बिहार जो जन स्वराज का मंत्र है उसको आप समझिए कि पलायन को अगर रोकना है तो सबसे पहले पूंजी का पलायन रोकना है। और अगर पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा। 2016 में यहाँ शराबबंदी लागू कर दिया गया। शराबबंदी लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन का एक बड़ा तबका अब अपनी रूटीन लॉ एंड ऑर्डर के काम को छोड़कर पूरे टाइम शराबबंदी लागू कराने, उसको छिपाने, उसको बनाने, उसके कमाने में लगा हुआ है। बिहार में सबसे बड़ी समस्या लोगों की नजर में यहाँ पर बेरोजगारी और पलायन है। लोगों ने मान लिया है कि अगर बच्चों को पढ़ाई करना है तो उनको बाहर जाना है। लोगों ने मान लिया है कि अगर किसी को रोजी रोजगार करना है तो उसको बाहर जाना है। उसको एक तरीके से ये भाव शून्यता आ गई है। लोगों को ये लग भी नहीं रहा है कि लोग उनके घर के पलायन करके गए। लोग कहते हैं कि काम करने गए हैं, कमाने गए हैं। मतलब अगर कमाना है तो बिहार छोड़कर आपको बाहर जाना है, इसको ध्रुव सत्य मान लिया गया है। मतलब खेती इसलिए करने आए हैं कि बाल बच्चे का पेट भर जाए और कमाने के लिए मजदूरी करने बाहर जाएंगे। दूसरी जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है खेती की, वो है जल का कुप्रबंधन। ये जो जल संसाधन विभाग है यहाँ, ये यहाँ का सबसे बड़ा भ्रष्ट व्हाइट एलिफेंट, जिसको सफेद हाथी कह लीजिए। ये यहाँ के किसानों को जो फसल उगा रहे हैं उसका उचित दाम न मिलने की वजह से हर साल करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, ये गया का जो एरिया है, यहाँ पर धान की खेती इस पूरे एरिया में होती है, यहाँ से लेकर शाहाबाद तक। धान का आधिकारिक मूल्य है करीब 2100 रुपया। शायद ही कोई ऐसा किसान है
चाहे वो पैक्स से काहे ना जुड़ा हो, जो 1500, 1600, 1700 रुपए से ज्यादा में अपना धान बेचा हो। तो एक आंकड़ा दे रहा हूं, पंजाब और हरियाणा में पिछले 10 वर्ष में करीब करीब 70% धान और 75% गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर वहां की एजेंसियों के द्वारा खरीदा गया है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में सिर्फ 13%, इसको याद रखिए, पिछले 10 वर्ष में सिर्फ 13% धान ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बाकी सारा धान जो यहाँ पैदा हुआ पिछले 10 साल में वो 25 से 30% कम मूल्य पर बेचा गया है। लोग बताते हैं कि बिहार में हम लोगों ने लालू जी का जंगल राज देखा है। तो जो लालू जी का राज था वो अपराधियों का जंगल राज था। अब गांव-गांव में लोग बता रहे हैं कि जो नीतीश का राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। आप चाहे जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार हैं, सामान्य नागरिक हैं, अधिकारी जो चाहेगा वही होगा। कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना पैसा दिए हुए आप कोई सरकारी काम करा लें। चाहे आपको जमीन का रसीद कटवाना हो, दाखिल खारिज करवाना हो, जातीय प्रमाण पत्र बनाना है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है, FIR करना है, इंदिरा आवास लेना है, अब अनाज के लिए कार्ड बनाना है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें बिना पैसे के काम हो जाए। 3 उद्योग धंधे यहाँ बड़े फल फूल रहे हैं। पहला है अवैध शराब का कारोबार। गांव-गांव में लड़कों के पास रोजगार का ये नया साधन खड़ा हो गया है, जहां शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू है। और होम डिलीवरी कर कौन रहा है? ये नए लड़के, उनको शराब माफिया अपने पेरोल पर लेकर, उसको मोटरसाइकिल लेकर 4, 5, 10 बोतल का हेर फेर करा रहे हैं और लड़के इस काम में फंसते चले जा रहे हैं। दूसरा जो देखा हमको काम का, लोगों का जो यहाँ रोजी रोजगार का उपाय है वो है अवैध बालू का खनन। अभी हम इमामगंज से आ रहे हैं, तमाम जनता कह रही है कि इतना बालू का अवैध खनन हो रहा है, भैया पानी का जल स्तर नीचे चला गया, किसान को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। और तीसरा एक और यहाँ माफिया जो नया शुरू हो गया, जिसकी चर्चा कम हो रही है, वो है अनाज माफिया। ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज प्रति माह मिलना है, लोगों को अनाज 4 किलो ही मिल रहा है। ये 20% की जो चोरी हो रही, कहाँ जा रहा है पैसा? ये 20% की चोरी इसलिए हो रही है कि करीब 30 से 35 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा काट कर जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच में बांटा जा रहा है। और ज्यादातर जगह पर, मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, ज्यादातर जगह पर विधायक महोदय लोग भी 6 से 7 रुपया प्रति क्विंटल अपना हिस्सा इसमें ले रहे हैं। और ये अनाज को जो पैसे में कन्वर्ट करने का सिस्टम है, भाई जो अफसर पैसा ले रहा है, जनप्रतिनिधि पैसा ले रहा है, अनाज तो ले नहीं रहा है। तो ये हर जिले में ये अनाज के नए माफिया पैदा हो गए हैं, जो इस अनाज को एक तरीके से इकट्ठा करते हैं, उसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं, कुछ पैसा अफसर और जनप्रतिनिधि तक पहुंचाते हैं, कुछ खुद का रखते हैं, और फिर उसी अनाज की रिसाइकलिंग करके फिर उसी लाभार्थी को अगले साल, अगले महीने फिर उसी अनाज को बेचा जाता है। ये 3 जो उद्योग फल फूल रहे हैं, शराब माफिया, बालू माफिया और अनाज माफिया, इसको अगर आप छोड़ दें तो कहीं कोई रोजी रोजगार है नहीं। तो ये अभी तक के जो अनुभव हमारे रहे हैं, और अब आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कीजिए, उसका मैं जवाब अपनी क्षमता बुद्धि के अनुसार देने का प्रयास करूंगा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जन सुराज में जो लोग जुड़ रहे हैं वो पैसे देकर। भाई अगर पैसा देकर उनके लोग आ रहे हैं जन सुराज में, यही तो, जब आप अपने से राजनीति नहीं किए हैं, पढ़ाई लिखाई किए नहीं, राजनीति बाबूजी का दुकान था तो मिल गया है, तो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब बताइए, अपने ही नेता को कह रहे हैं कि पैसा लेके जनसुराज में गया है। तो भाई पत्र तो आपने निकाला है कि आरजेडी के सारे नेता, आप लोग विचारधारा वाले लोग हैं, आप लोग लालू जी सामाजिक न्याय के सिपाही हैं, आप लोग जनसुराज में मत जाइए। तो उनके दल में भगदड़ मची हुई है, तो घबराहट तो स्वाभाविक है। मान लीजिए आप लालटेन आपका है और उसमें से किरासन तेल चूने लगे, तो आपको तो घबराहट होगी कि अब थोड़े दिन में ये बुझने वाला है। आपने कहा आपके पास क्या विजन है, तो पूरा विजन तो पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ बताएंगे 2 घंटा लगेगा, लेकिन एक बात आपको बताते हैं जिसकी चर्चा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कहते हैं लोग, भैया आप कैसे पलायन रोक दीजिएगा? ये सबसे बड़ा बिहार का दंश है, एक तरह से कोड़ है बिहार के समाज का। हम आपको बता रहे हैं कि पलायन को कैसे रोका जाएगा।
बिहार में जो बैंक काम करते हैं वो पिछले 30 वर्ष में उन्होंने 26 लाख करोड़ रुपया, इसको याद रखिए, 26 लाख करोड़ रुपया बिहार में काम करने वाले बैंकों ने यहां से पैसा ट्रांसफर किया है दूसरे राज्यों में। ये पैसा बिहार के लोगों का पैसा है, ये बाहर के इंडस्ट्रीज का पैसा नहीं है। जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में यहाँ पैसा जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया, और सीडी रेशियो जो ऋण और का अनुपात है, क्रेडिट डिपॉजिट जो रेशियो है, वो देश का स्तर है 70%। मतलब अगर 4,61,000 लाख करोड़ रुपया बिहार के बैंकों में जमा हुआ तो बिहार के लड़कों को, बिहार के बच्चों को, बिहार के लोगों को घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, रोजी रोजगार करने के लिए 2,80,000 करोड़ रुपया लोन के तौर पर मिलना चाहिए था। मिला कितना? 1,61,000 करोड़ रुपया। बाकी पैसा कहाँ गया? ये बाकी पैसा गया गुजरात, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल। इन राज्यों में सीडी रेशियो है 90, 95, 100, 105। मतलब अगर आंध्र प्रदेश के लोगों ने आंध्र प्रदेश के बैंकों में 100 रुपया जमा किया तो वहां के बैंकों ने 105 रुपया ऋण के तौर पर लोगों को दिया। बिहार में लोगों ने 100 रुपया जमा किया तो हम लोग को 40 रुपया मिला। नतीजा क्या हो रहा है इसका आपको एक उदाहरण देके बताते हैं। मान लीजिए कि आप एक युवा हैं जिसको बाल काटने आता है, आपके पास 20,000 रुपया है और आपकी इच्छा है कि आप यहाँ पर गया में एक सैलून खोलें। सैलून खोलने का खर्चा 1 लाख रुपया है, तो आप बैंक में जाएंगे कि हमको अगर 80,000 लोन मिल जाए तो मैं 1 लाख रुपया में सैलून खोल लूंगा, 4-5 आदमी को रोजगार भी दूंगा और आप अपना भरण पोषण भी परिवार का कर पाएंगे। लेकिन जो बैंकों से लोन नहीं मिला तो आप 20,000 का इस्तेमाल कैसे करेंगे? 5,000 रुपया किसी दलाल को देंगे जो बॉम्बे आपको ले जाकर नौकरी करवाएगा, 2-4-5,000 रुपया ट्रेन का टिकट में बर्बाद करेंगे और 5,000 रुपया बॉम्बे में जाकर खोली का किराया भरेंगे। तो बाल काटने आपको आता है, अगर पूंजी की व्यवस्था यहाँ होती तो आप यहाँ सैलून चलाते, छोटे उद्यमी होते, एंटरप्रेन्योर होते, काम करते, 2 लोगों को रोजगार देते। लेकिन पूंजी की उपलब्धता नहीं होने की वजह से वही युवा जिसको बाल काटने आ रहा है वो बॉम्बे में जाकर किसी सैलून में मजदूर बनकर काम कर रहा है। तो जो जन सुराज का मंत्र है उसको आप समझिए कि पलायन को अगर रोकना है तो सबसे पहले पूंजी का पलायन रोकना है, और अगर पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, बुद्धि के पलायन का उदाहरण सुनिए। अभी बेगूसराय के जिले में एक वहां के बहुत बड़े व्यक्ति, उनके बेटी डीएम करके नियोनेटोलॉजिस्ट, मतलब जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं उसकी चिकित्सा का उन्होंने एक सेंटर बनाया है, NICU, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। बिहार में बहुत कम जगह पर है। उनके पति हैं वो भी कार्डियोलॉजी में डीएम हैं। दोनों पति पत्नी वहां बेगूसराय में उन्होंने एक अस्पताल बनाकर काम शुरू किया। 2 करोड़ रुपया उस पर खर्च करके काम शुरू हुआ। वहां पर लोगों की रंगदारी, बदमाशी और पैसा वसूली के चक्कर में अभी 4 दिन पहले मैं मिला तो लोग बता रहे हैं कि भैया हम इसको बेचकर अब छोड़कर जा रहे हैं, कानपुर में, लखनऊ में नौकरी करेंगे। ये है बुद्धि का पलायन। अगर कोई यहाँ पर सीनियर डॉक्टर काम कर रहा है तो आप समझिए डीएम बहुत बड़ी डिग्री होती है डॉक्टरों में, आप MBBS किए, MS किए, उसके बाद डीएम करने का अवसर मिलता है। उतने पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आकर अस्पताल बनाकर काम कर रहे हैं तो 30, 40, 50 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। उसको आप सुविधा नहीं दिए, उससे रंगदारी वसूल कर रहे हैं, उस पर FIR कर रहे हैं। वो अपना यहाँ से दुकान बंद किया, वो तो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वो लखनऊ में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम कर सकता है। तो मैंने आपको पूंजी का पलायन बताया, ये बुद्धि का पलायन बताया। जब तक पूंजी और बुद्धि का पलायन नहीं रुकेगा तब तक श्रम का पलायन नहीं रुक सकता है। तो जन सुराज को का जो विजन है कि बिहार में पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि के पलायन को रोका जा सकता है, और जिस दिन बुद्धि का पलायन रुका वहां अपने आप यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। मान लीजिए कि आपको यहाँ घर बनाना है, समझिए बात को, हंसने से होगा नहीं, क्योंकि ना आपको इसकी समझ है, ना यहाँ के नेताओं को समझ है, ना वो इसकी चर्चा करते हैं, ना आप उससे पूछते हैं। ये आंकड़ा प्रशांत किशोर का आंकड़ा नहीं है। सीडी रेशियो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर राज्य का हर महीने जारी करता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में कमेटी है
जिसका काम है ये देखना कि बैंक से लोगों को ये पैसा मिले। लेकिन जैसे सीओ, बीडीओ, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, थाना वाला नहीं सुन रहा है मुख्यमंत्री और सरकार का बात, वैसे बैंक वाले भी बात नहीं सुन रहे हैं। अगर आपको गया में घर बनाना है, लोन लेने जाइएगा, आपको यहाँ लोन नहीं मिलेगा। और आप यहाँ पर पैसे वाले हैं और आपको नोएडा में घर खरीदना है, आपको बैठे बैठे लोन मिल जाएगा। अगर गया में लोन मिलता तो आप बताइए कितना ज्यादा घर बनता। अगर घर बनेगा तो जो लड़का जाकर प्लम्बर का काम, मेसन का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम दिल्ली, नोएडा में कर रहा है, वो गया में करता। आप जितने यहाँ पत्रकार आए हैं, देखिए इसकी कितनी इसका असर होता है। आप में से बहुत लोग आए होंगे गाड़ी से, मोटरसाइकिल से। कोई ऐसा मोटरसाइकिल आपने नहीं खरीदा होगा, गाड़ी नहीं खरीदा होगा जिसको कि फिनांस पर ना लिया हो आपने। अगर आपको फिनांस ना हो तो कितने लोग गाड़ी और मोटरसाइकिल खरीद पाएंगे? बहुत कम लोग खरीद पाएंगे। तो यहाँ जो विकरालता है गरीबी का पलायन का, उसके मूल में है पूंजी का पलायन। जब तक यहाँ पर लोगों को सस्ती और सुलभ ऋण नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, तब तक यहाँ पलायन को नहीं रोका जा सकता। ये जो सरकारी नौकरी का झांसा लोग दे रहे हैं, ये आंकड़ा याद रखिए। यहाँ ये मूर्खों की नगरी बना दिया है यहाँ के नेताओं ने। मेरे भाई, जो लोग कह रहा है कि नौकरी दे देंगे, 75 साल 78 साल हो गए बिहार में, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सबकी सूची बनाइएगा तो संख्या होती है करीब करीब 23 लाख। 23 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी मिली हुई है। ये प्रतिशत के टर्म पर हुआ 1.97%। मतलब 98% बिहार के लोगों को ना सरकारी नौकरी है ना हो सकती है। लेकिन इसी 2% के सरकारी नौकरी के जाल में फंसाकर लाखों बच्चों को लोग, कोई ट्यूशन करा रहा है, कोई कोचिंग करा रहा है, कोई रिजर्वेशन का बात कर रहा है कि हम 50 कर देंगे, 65 कर देंगे। अरे भाई, अगर 100% भी आपने नौकरी दे दी तो भी तो 2% को नौकरी मिला। दुनिया में जो देश आगे बढ़े हैं, क्या वो रेलवे का एग्जाम देकर आगे बढ़े हैं? वहां पर लोग मुसल्लापुर में और चौधरी टोला में बैठ के ट्यूशन कर रहा है? नहीं। जिन देशों में तरक्की हुई है, वहां पर बच्चों को पढ़ाने की बेहतर व्यवस्था कर दी गई और यह सुनिश्चित किया गया कि पढ़ने लिखने के बाद रोजी रोजगार अगर आप करना चाहें तो सरकार की जो पॉलिसी है, जो पूंजी का सपोर्ट है, जो व्यवस्था है, वो आपको सपोर्ट करे ताकि आप अपना रोजी रोजगार कर सकें। उससे यहाँ पर गरीबी और पलायन खत्म होगा। सरकारी नौकरी का रेवड़ी बांटने से कुछ होने वाला नहीं है। ये समाजवाद के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर ये रबड़ी दिखाते हैं कि हम तुमको 10,000 आदमी को नौकरी दे देंगे, 1 लाख आदमी को नौकरी दे देंगे। अरे भाई, मान लो एक बार को 1 लाख का दे भी दोगे तो बिहार में तो 13 करोड़ लोग रहते हैं। 1 लाख आदमी की नौकरी देने से 13 करोड़ लोगों का जीवन कैसे सुधरेगा? सर, बिहार में अपराध नियंत्रण पे आपका कोई है क्या? हेलो भैया, अपराध देखिए, जो भी आप पूछ रहे हैं कि पलायन की समस्या है, कृषि की समस्या, अपराध, पहले आपको ये समझना है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं बुखार है, डॉक्टर क्या कहता है? पहले बुखार क्यों है इसको समझिए। यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों बिगड़ी हुई है? नीतीश कुमार के राज में लोगों ने फील किया था कि 2005 के बाद, लालू जी के जंगल राज के बाद जब नीतीश की सरकार आई तो लोगों को लगा कानून व्यवस्था की स्थिति सुधार हुआ है। ये कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़नी शुरू हुई है आंकड़ों के हिसाब से 2016 से। 2016 के बाद से चाहे नीतीश की सरकार एनडीए के साथ हो या महागठबंधन के साथ, वो स्थिति बिगड़ती जा रही है। क्यों बिगड़ रही है? 2016 से क्या हुआ ऐसा? 2016 में यहाँ शराबबंदी लागू कर दिया गया। शराबबंदी लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन का एक बड़ा तबका अब अपनी रूटीन लॉ एंड ऑर्डर के काम को छोड़कर पूरे टाइम शराबबंदी लागू कराने, उसको छिपाने, उसको बनाने, उसके कमाने में लगा हुआ है। पूरी जो न्यायिक व्यवस्था है वो पूरी क्लॉग हो गई। 8.5 लाख शराबबंदी के केस हुए हैं। 6.5 लाख से ज्यादा केस हैं जो कोर्ट में लंबित हो गए। 1,23,000 से ज्यादा लोग जेलों में बंद हैं। आपने सुना होगा जो देश के चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा कि भाई बिना सोचे समझे ऐसा पॉलिसी बनाते हो, उसकी वजह से सारी व्यवस्था खराब हो जाती है। तो जिन न्यायालयों में, जिन थानों पर पहले से ही काम का दबाव था, उस पे आपने इतना बड़ा काम ऊपर से डाल दिया। अब ये इसमें लोग पैसा कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, और जो कानून व्यवस्था की बात है उसको छोड़ दिया। जो 1 मिनट रुक जाइए, जो लड़का पहले वहां गांव में घूम रहा था, वो शराब का बोतल इधर से उधर कर रहा है, स्मैक पी रहा है और गम चला रहा है, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, मेरा मानना है कि उसमें शराबबंदी का एक बहुत बड़ा योगदान है। सर, आप बोले थे कि और दूसरी वजह यह है
कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इस सरकार पर नियंत्रण जो है वो तो खत्म हो गया है। उनके इर्द गिर्द के 4-5 अफसर है, वही चला रहे हैं सरकार को। नीतीश कुमार को तो पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो अफसरों ने बताया वो सुने, और जो अफसर ने नहीं बताया वो नहीं सुना। आपने देखा होगा पत्रकार पूछते हैं कि सर यहाँ पर लाठीचार्ज हो गया, तो खुद ही कैमरे पर कहते अच्छा वहां ऐसा हुआ, सर रुकिए पता कराते हैं। वो आदमी को यही नहीं पता है कहाँ लाठीचार्ज हो गया, कहाँ गोली चल गई। क्वेश्चन है सर, अगर आपकी 25 में सरकार बनती है तो अभी कांग्रेस जो मुहिम छोड़ी है विशेष राज्य की दर्जा की, कांग्रेस की तरफ से 2-3 दिन में न्यूज चल रहा है, क्या आप विशेष राज्य की दर्जा केंद्र सरकार से फिर मांगेंगे? बिल्कुल नहीं मांगेंगे। ये समय खोटा करना है। कांग्रेस का यहाँ विषाद क्या है, कांग्रेस की औकात क्या है भैया? कांग्रेस विशेष राज्य का दर्जा मांग रही है। पहले यूपीए में थे तो काहे नहीं दे दिए विशेष राज्य का दर्जा? अभी नीतीश जी के दम पर ही केंद्र की सरकार चल रही है, काहे नहीं विशेष राज्य का दर्जा ले लिए? जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जब मन हुआ कह दिया विशेष राज्य का दर्जा। पहले आप खड़ा होकर समझिए कि विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या है। विशेष राज्य के दर्जा का मतलब बस इतना ही है कि जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उसमें जो केंद्र का कंट्रीब्यूशन है, अभी मान लीजिए कि 100 रुपया अगर सर्व शिक्षा के नाम पर सरकार खर्च करती है, 60 रुपया केंद्र से आता है, 40 रुपया राज्य से आता है। अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो संभव है कि केंद्र 60 के बजाय 80 देने लगेगा। लेकिन अगर वो पैसा आ भी जाए तो क्या सारे विद्यालयों की स्थिति सुधर जाएगी? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार ने, इसको ध्यान रखिए, पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार ने 51,000 करोड़ रुपया 51,000 करोड़ रुपया खर्च किए बगैर सरेंडर कर दिया। मनरेगा में सरकार का यूटिलाइजेशन है पिछले साल 39%। मतलब अगर 100 रुपया मनरेगा के लिए इस राज्य में आ सकता था तो हम लोग सिर्फ 39 रुपया लेकर आए, और आपको अरे विशेष राज्य का दर्जा दे दो। अरे भाई ज्यादा पैसा दे दोगे तो क्या उससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा? उससे कमीशन खोरी बंद हो जाएगी? जब आपके पास जो संसाधन है उसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो और ज्यादा संसाधन अगर आ भी जाए तो उससे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। जब तक यहाँ की व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक बाहर के पैसे से कोई यहाँ सुधार होने वाला नहीं है। पहले व्यवस्था सुधारिएगा। पहले बाल्टी में अगर छेद है तो कितना भी पानी ऊपर से डालिएगा तो नीचे से बह ही जाएगा। पहले बाल्टी ठीक होगा तब ना पानी उसमें ठहरेगा। तो यहाँ की तो पूरी व्यवस्था में छेद है। पैसा लूट, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा लूट होगा यहाँ पर, उससे जनता को कोई फायदा नहीं है। और ये विशुद्ध तौर पर राजनीतिक प्रयोजन का मामला है। आप देखिए, सिंपल सी बात आप पूछिए नीतीश कुमार से, उन्हीं के समर्थन से ये देश की सरकार चल रही है। अगर नीतीश कुमार को बिहार की चिंता होती तो नीतीश कुमार ने मोदी जी से, भाजपा से क्या मांगा? अपने और अपने दल के नेताओं के लिए मंत्री पद मांगा, अपने लिए मांगा कि हम ही मुख्यमंत्री अगले 5 वर्ष और रहें। नीतीश कुमार ये भी तो कह सकते थे कि बिहार में भाई 35-40 चीनी मिल बंद है, इसको अगर चालू कराइएगा तो हम समर्थन आपको देंगे। बिल्कुल आपका चीनी मिल चालू हो जाता। लेकिन नीतीश कुमार को चीनी मिल चालू तो कराना नहीं है, फैक्ट्री तो लगाना नहीं है। अगर आज केंद्र की सरकार देश के उद्योगपतियों को बुलाकर कहे कि तुमको हर जिला में एक फैक्ट्री लगाना है तो किस उद्योगपति का हिम्मत है कि यहाँ पर नहीं लगाएगा फैक्ट्री? लेकिन इसकी चर्चा कभी हुई है? आप पत्रकार खुद हैं, कोई आप हमको ऐसा खबर बताइए कि नीतीश बाबू आज गए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री गए हैं केंद्र सरकार से बात करने के लिए कि भाई बिहार में चीनी मिल चालू कैसे होगा? भाई मुख्यमंत्री कब जाते हैं कि जदयू को सीट कई गो मिलेगा, इसके चर्चा के लिए 2 दिन दिल्ली में बैठे हैं। एमएलसी का टिकट किसको मिलेगा, राज्यसभा कौन जाएगा, इसके चर्चा के लिए दिल्ली जाके बैठे हैं। मंत्रालय कौन मिलेगा, इसकी चर्चा के लिए समय है। लेकिन बिहार के बच्चों का पलायन कैसे खत्म होगा, काम हो ना हो, आप हमको बताइए। आप पत्रकारिता करते हैं, 18-19 साल में एक भी कोई कार्यशाला, वर्कशॉप, कोई मीटिंग, कोई ऐसा प्रयास हुआ हो केंद्र और राज्य के स्तर पर कि भाई बिहार से पलायन को कैसे रोका जाए? अरे आप प्रयास शुरू करोगे तब तो कुछ होगा या नहीं होगा। आप तो प्रयास नहीं कर रहे हो। मान लिया हो, कहता है, उल्टे हंस के कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली बॉम्बे नहीं रहेगा तो वहां का व्यवस्था ठप हो जाएगा। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, ये कोई अभिमान की बात नहीं है कि हम लोग दिल्ली में नहीं रहेंगे तो व्यवस्था ठप हो जाएगा। यहाँ के नेताओं का हालत देखिए, कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली में नहीं रहेगा
तो रोड पर कूड़ा कचरा फैल जाएगा, सब्जी नहीं बिकेगा। अरे भाई, अगर हम लोग के भाई बंधु जाकर वहां कूड़ा कचरा साफ कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं ठेला पर, तो ये कोई अभिमान की बात है? अभिमान की बात तब न होती कि बिहार के लड़के सब्जी पैदा करते यहाँ गया में, औरंगाबाद में, और यहाँ से ट्रेन से हम लोग दिल्ली भेजते, तब ना अभिमान की बात होती कि अगर बिहारी कह के गाली दोगे तो यहाँ से सब्जी का सप्लाई बंद कर देंगे, यहाँ रोजी रोजगार होता। नेता यहाँ हंस के कहता है हम लोग तो इतना बिहारी मेहनत करने वाला है कि हम लोग बम्बे दिल्ली हर जगह जाकर काम करते हैं, कहीं जाकर काम करने में शिकायत नहीं है, लेकिन मजबूरी में जाकर मजदूरी करना पड़े ये कोई शान की बात नहीं है। बिहार में जितने भी युवा हैं वो राजनीति में आने से बहुत कतराते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि राजनीति या सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, या फिर जो राजनीति परिवेश से जो लड़के आते हैं उनके लिए है। तो आप उन लड़कों को या जो बिहार के युवा हैं उनको किस तरीके से राजनीति में आने के लिए कन्विंस करेंगे? भाई, पिछले 2 बरस से यही बात गाँव-गाँव जाकर कह रहे हैं कि अगर आपके बाबूजी विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, आप किसी पैसे वाले के बच्चे नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जन स्वराज में आइए, जन स्वराज से आपको हम मदद करेंगे, प्रशिक्षण भी देंगे और आपको चुनाव लड़ाने की व्यवस्था भी करेंगे। एक आंकड़ा दे रहे हैं, इसको याद रखिए। बिहार में पिछले 30 वर्ष में जितने लोग सांसद विधायक बने हैं, चाहे जिस दल का बना हो, सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहाँ पर आज तक सांसद विधायक बने हैं। बिहार में 3 करोड़ से ज्यादा परिवार रहते हैं। ये 1200-1250 परिवार के लोगों ने यहाँ की पूरी व्यवस्था को कैप्चर कर लिया है और सबके मन में ये डर बैठा दिया है कि कोई आदमी राजनीति में नहीं आ सकता है। कोई राजनीति में आना चाहता है, कहता है तुम्हारा तो जात का संख्या नहीं है। आप राजनीति में आना चाहोगे, कहेगा भाई तुम्हारा बाबूजी का तो कोई पृष्ठभूमि नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, बाहुबल नहीं है। आप हमको बताइए कि जब लालू जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे तो क्या टाटा बिरला के लड़के थे? जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके बाबूजी टाटा बिरला थे। बिहार की जनता ने ही तो बनाया था, तो बिहार की जनता ने उनको बनाया तो आपको भी बना सकती है अगर आप में काबिलियत हुनर है तो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।